पुरअसरार कहानियों में एडवेंचर, सस्पेंस और क्राइम स्टोरी तो शामिल होती है, लेकिन उनमें मजाक का अंसर शामिल करना एक मुश्किल तरीन काम है। ज़ैर नज़र स्टोरी में ये अनोखी खूबी पैदा की गई है और फ़राईन मिस्र की लातादाद पुरअसरार कहानियों में उसके हैरत अंगेज दास्तान की शमूलियत एक मुनफरिद अमल है, और जहां उसमें लम्हा लम्हा सनसी है, वहां बेख्तियार कहके भी शामिल हैं। एडवेंचर, सस्पेंस और तंदो मज़ा से भरपूर नावल M.A. राहत के कलम से ताबूत। और जब ये दर्द नाकाबिले बर्दाश्त हो गया तो मैं ज़मीन पर लेटा और पूरी कुव्वत से दूसरे पाँव की ठोकर उसकी पिंडली पर मारी। पता नहीं मेरे अंदर इतनी ताकत ही थी या उस वक़्त गुस्से में दीवाना हो गया था। वो शख्स एक खौफनाक धाड़ के साथ नीचे जा गिरा और उसके बाद अपनी पिंडली पकड़कर बैठ गया। उसने झंझलाए हुए अंदाज में पिंडली को देखा और उठने की कोशिश की। फिर वो खड़ा होने की कोशिश करने लगा, लेकिन उससे सीधा खड़ा होना नहीं हुआ जा रहा था। पता नहीं उसकी पिंडली की हड्डी टूट गई थी या सिर्फ चोट लगी थी, लेकिन उसकी कराहें यही बताती थीं कि वो सख्त तकलीफ़ में मुब्तला है। मैं उठकर खड़ा हो गया और इस पर हमला आवर होने की बजाय मैंने अपने कोट का कॉलर दुरुस्त किया। अलबत्ता ये मैं महसूस नहीं कर सका था कि मेज़ के नीचे की सतह पर लगी हुई घंटी दोबारा बज रही थी। इस बार 3-4 आदमी अंदर दाखिल हो गए और उन्हें हैरत से दौड़ते हुए खौफनाक आदमी को देखा और फिर मेरी तरफ बढ़ने लगे। इसका दिमाग दुरुस्त करो, दराज कद आदमी ने उनसे कहा, और मैंने महसूस किया कि मुझे अपना ये अंदाज बरकरार रखना मुश्किल होगा। चुनाचा जब वो चारों मेरे तरफ बढ़े तो मैंने हाथ उठाकर कहा, ठीक है, और मैं तुमसे गुफ्तगू करने के लिए तैयार हूँ। मजबूरी थी, लाचारी थी, और मैं क्या कर सकता था। चुनाचा उस शख्स ने उन चारों को पीछे हटने के लिए कहा और मैं वापस उसी कुर्सी पर बैठ गया जिस पर मुझे दराज कद आदमी ने बैठने का इशारा किया था। दराज कद आदमी की निगाहों में कीना तोड़ी के आसार थे, अलबत्ता मिस्री शख्स ने मुझे काबिल रहम निगाहों से देखा था। मेरा नाम फसाहत खातरी है और अगर तुम ईरान में ज़्यादा अरसे से मकीम हो तो तुम्हें मेरे बारे में जान लेना चाहिए था। और मेरा मुंह हैरत से खुल गया। बेइख्तियार मैं अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ। क्या कहा तुमने? मेरा नाम, मैंने सवाल किया। फसाहत खातरी। ओहो हो, और मैंने ढीले ढाले अंदाज में कहा और दोबारा अपनी नशस्त पर बैठ गया। इस नाम से वाकिफ़ हो? अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ, और अब इन लोगों को यहाँ से दफ़ा कर दो। देखो इसे क्या हो गया है। दराज कामत आदमी ने उन चारों आदमियों को मुखातब करके कहा जो अभी अंदर आए थे। इशारा उसकी कवि हेकल शख्स की तरफ था जिसे मेरा दिमाग दुरुस्त करने के लिए कहा गया था। मैंने उसकी टांग दुरुस्त कर दी थी और वो चारों उसे सहारा देकर बाहर ले गए। तब दराज का शख्स ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मुझसे वाकफियत का आधार ये साबित करता है कि तुम बराह रास्त उस लड़की से मुतल्लक हो। बराह रास्त तो नहीं मिस्टर खातरी, मेरी और उसकी मुलाकात अजीबोगरीब हालात में हुई थी। पहले आप ये बताइए कि वो है कहाँ? क्या आपकी उससे मुलाकात हो गई? मेरा मतलब है कि उस इश्तहारात के जवाब में आप उससे मिले। फसाद खातरी मुझे घूरने लगा और उसके चेहरे पर नागवारी के तासरात थे, और उसके बाद उसने गुराए हुए लहजे में कहा, देखो नौजवान, मैं तुम्हें एक बात बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि ज़िंदगी के किसी भी मरहले पर मैंने अपने हाथ से किए हुए किसी भी नुकसान की कभी परवाह नहीं की। मैं तुम्हारे इस बदन को गोलियों से छलनी कर दूंगा या फिर इतने टुकड़े करूंगा कि तुम्हारे बदन के उन्हें गिना भी ना जा सके, और इस पर ज़रा बराबर अफसोस नहीं करूंगा। मैं चालबाजी बर्दाश्त नहीं कर सकता। शायद तुमने गलती से मेरे नाम से वाकफियत का इजहार कर दिया था और अब फरार होने की कोशिश कर रहे हो। जवाब में मैंने भी उसी के अंदाज में से घूरते हुए कहा, मैक्सियो के बोचड़ मालूम होते हो तुम। गोलियां चलाकर बदन छल्ली करना मैक्सियो के काउबॉय की फितरत का इजहार करता है और बदन के टुकड़े करने वाली बात बताती है कि नस्ल सन कसाई हो। मैंने कहा, और उसी वक्त अरबी नस्ल शख्स मुज़तरबाना अंदाज में उठकर खड़ा हो गया। मिस्टर क्या बदतमीजी है? क्या तुम्हें अंदाज़ा नहीं कि तुम फसाहत खातरी के सामने हो? हाँ हूँ। इनसे कहो कि पहले ये मेरे बदन में इतने सुराख कर दें कि मेरा बदन छलनी हो जाए, और उसके बाद मेरे छोटे छोटे टुकड़े करके धूप में सुखा दें। कमाल की बात है यार, जिसे देखो धमकियों पर धमकियाँ देता चला आ रहा है, जैसे मैं इंसान नहीं हूँ। मैंने भी गुस्सीले लहजे में कहा। फसाहत खातरी ने हाथ उठाकर मिस्री शख्स से बैठने के लिए कहा और बोला, तुम इत्मीनान रखो हकीम आरफी, ये शख्स अभी मेरे सामने इस तरह ज़ुबान खोलेगा कि तुम हैरान रह जाओगे।
उस दूसरे नाम ने भी मुझे चौंका दिया। आयरन फेरिन ने बताया था कि मिस्र में हकीम आरफी उसका सरपरस्त था और वो उसी को धोखा देकर फरार हुई थी। चुनाचा ये दूसरा नाम भी मेरे लिए अजनबी नहीं था और मैंने गहरी निगाहों से मिस्री शख्स को देखा और फिर फसाहत खातरी की तरफ देखने लगा। हाँ, अब तो मुझे ये बताओ मिस्टर फसाहत खातरी कि मुझे अगवा करके तुमने यहाँ क्यों बुलवाया है? लड़की कहाँ है? फसाहत खातरी ने सवाल किया। आयरन फेरिन की बात कर रहे हो? हाँ वही। तो फिर तुम इंतहाई अहमक मालूम होते हो, मैंने कहा और मिस्री शख्स एक बार फिर उठकर खड़ा हो गया। फसाहत खातरी ने उसकी तरफ देखा और फिर गुराए हुए लहजे में बोला, बैठे रहो, बार बार क्यों खड़े हो जाते हो? मिस्टर बराह करम, अरबी नस्ल शख्स ने एक बार फिर मेरी तरफ देखकर खौफजदा लहजे में कहा। फिर फसाहत खातरी से बोला, मैं अहमक क्यों हूँ? क्योंकि होटल के जिस कमरे से तुमने मुझे अगवा कराया है उससे थोड़े से फासले पर उसका कमरा भी मौजूद था और अगर तुम्हें उसकी ज़रूरत थी तो मुझे अगवा करना कैसे सूदमंद हो सकता था तुम्हारे लिए? वो निमरोज़ में नहीं है, फसाहत खातरी गुराए हुए लहजे में बोला। नहीं है? और मैंने मुतजब्बाना अंदाज में कहा, हाँ वो वहाँ से फ़रार हो गई है। फ़रार? और मैंने उसी तरह हैरत से पूछा, मेरा ख्याल है कि तुम्हें गलतफहमी हुई है फसाहत खातरी, वो तो तुम्हारी तलाश में काफ़ी दिन से मारी फिर रही थी कहो। अब उसे कुछ और लोग मिल गए हैं जो उसे मेरे खिलाफ भड़का चुके हैं, लेकिन फेरिन का हासिल मेरे लिए इंतहाई ज़रूरी है। तुम उसके साथ मुसलसल देखे गए हो और उसकी गुमशुदगी में तुम्हारा ही हाथ है। देखो लड़के, मैं बहुत ख़तरनाक आदमी हूँ और तुमसे कह चुका हूँ कि अगर तुम्हारे ज़रिए मुझे मालूमात हासिल ना हुए तो तुम्हें हलाक करने में ज़रा भी देर नहीं करूँगा। चुनाचा बेहतर है कि अपनी ज़िंदगी बचाओ और पहले मुझे ये बताओ कि आयरन फेरिन को तुमने मिस्र से किसकी अम्मा पर अगवा किया है? सुबहान अल्लाह। फसाहत खातरी सुनो, मेरा तुमसे कोई झगड़ा नहीं है और ना ही मैं तुम्हारी उस अहमियत को तस्लीम करता हूँ कि जिसके तहत ये शख्स यानी हकीम आरफी बार बार उठकर खड़ा हो जाता है। मैं अपनी दुनिया का बादशाह हूँ। अगर तुम कोई बहुत बड़ी शख्सियत होगे तो अपने लिए, और मैं तुमसे कोई ना कोई मदद मांगूंगा और ना ही तुम्हारा एहतराम करूंगा। हाँ, इंसान की हैसियत से किसी का एहतराम करना बुरी बात नहीं, लेकिन उसकी क्या गुंजाइश रहती है कि तुमने मुझे अपने 2 आदमी के ज़रिए बेहोश करके यहाँ बुलवा लिया है। तो तुम यह जानना चाहते हो कि फसाहत खातरी क्या चीज़ है? ज़रा बराबर भी नहीं, और मुझे तुमसे कोई दिलचस्पी नहीं है। आयरन फेरिन और मेरे बारे में अगर कुछ मालूमात हासिल कर लेते तो मेरा ख्याल है कि तुम मेरी तरफ भी रुख ना करते, समझे तुम? और मुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी कि मैं उसे अगवा करके यहाँ लाता? और मेरे बारे में बस इतना जान लो कि मैं एक बेवतन हूँ और हालात के हाथों शिकार होकर मिस्र पहुँच गया था, जहाँ से फ़रार होने के लिए मुझे ना जाने क्या क्या ज़राए इस्तेमाल करना पड़े। फिर एक जहाज़ में छुप कर मैं यहाँ तक पहुँचा और उसी जहाज़ में मेरी मुलाकात फेरिन से हुई। वो भी छुप कर सफ़र कर रही थी और जहाज़ के बारे में पूरी तफसीलात नोट कर लो। दिल चाहे तो मालूमात हासिल कर लेना। यहाँ आने के बाद वो एक बार फिर मुझसे बिछड़ गई और फिर जब मैंने होटल नमरोज में क़याम किया तो उससे दोबारा मुलाकात हो गई और वो तुम्हारी तलाश में थी। ये मशवरा मैंने उसे दिया था कि अगर फसाहत खातरी का कोई पता नहीं चलता तो क्यों ना वो अखबार में इश्तहार दे दे, और उसके बाद से अब तक मेरी उससे कोई मुलाकात नहीं हुई। मैं तो होटल नमरोज के जिस कमरे में मुकीम था दोबारा उस कमरे में नहीं गया था और दोबारा दूसरा कमरा हासिल करके वहाँ मुकीम हो गया। यकीन करो, ना तो मेरा उससे कोई ताल्लुक़ है और ना मुझे ये मालूम है कि अब वो कहाँ है। मेरी उसकी लम्हाती मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात में उसने मुझे मुख्तसर अपने बारे में बताया था, जिसकी मैंने तस्दीक करने की ज़रूरत भी नहीं समझी, क्योंकि मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं था। उसने हकीम आरफी का हवाला भी दिया था जो उसके सरपरस्त की हैसियत से मिस्र में मुकीम था। इस तरह मैं हकीम आरफी का नाम भी जानता हूँ, बस इससे ज़्यादा मुझे उसके बारे में कुछ नहीं मालूम। बल्कि मैंने उसे तलाश करने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसके कमरे का दरवाज़ा बंद देखकर और अंदर अंधेरा पाकर वापस अपने कमरे में पहुंच गया था। और ये उस वक़्त की बात है जब तुम्हारे आदमी मुझे अपने कमरे में मिले थे, मैंने कहा, और इस दौरान फसाहत खातरी की गहरी निगाहें मेरा जायज़ा लेती रहीं। फिर इसके खदोखार में किसी कदर नरमी पैदा हो गई। झूठ और सच की परख बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। दोस्त, तुम्हारा नाम क्या है? मंसूर। ताल्लुक़ कहाँ से है? उसने कहा और मैंने अपने वतन का नाम उसे बता दिया। मिस्र में क्या कर रहे थे? जग मार रहा था। इस जग की तफसील भी बता दो। अब उसका मूड बदलता जा रहा था। मैंने बिगड़े हुए लहजे में उसे अब्दुल्ला के बारे में बताया और फिर वो पूरी दास्तान सुना दी जो यहाँ तक आने का ज़रिया बनी थी। बाकी किसी और सिलसिले में मैंने उससे कुछ नहीं कहा। अलबत्ता प्रोफेसर माथून का तज़किरा इस अंदाज में कर दिया था कि उसे पता चल जाए।
फसाद खातरी पुरख्याल निगाह से मुझे देखता रहा और मेरे खामोश होने पर भी खामोशी से कुछ सोचता रहा। फिर उसने कहा, मुझे इतला मिली थी कि एक नौजवान को उसके साथ देखा गया है और उसके बाद तुम्हारी निशानदही भी कर दी गई। लेकिन जो दास्तान तुमने सुनाई है, अगर वो हकीकत है तो फिर तो वाकई मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ और मैंने तुम्हें इतनी तकलीफ़ दी। लेकिन नौजवान, मेरा मसला भी खासा उलझा हुआ है और उस लड़की की तलाश में मेरे लिए इंतहाई ज़रूरी है। मुझसे मुलाकात के कबल ही वो कुछ ऐसे लोगों से मिली जो मेरे दुश्मन है और उन्होंने उसे मेरे खिलाफ भड़का दिया और यूं वो रुपोश हो गई। हालांकि तुम्हारी दास्तान बताती है कि वो मेरी ही तलाश में यहाँ आई थी। 100% मिस्टर खातरी, 100%। लेकिन वो कौन लोग हैं जिन्होंने उसे भड़का दिया? उसने अखबार में इश्तहार दिया और मैं उसी इश्तहार की बिना पर उसके पास होटल नमरूद पहुंचा था, लेकिन वो वहां से जा चुकी थी और मुझे जल्द ही मालूम हो गया कि चंद अफराद मुझसे पहले भी उससे मिले थे और ये वही लोग थे। और ये मसला दरअसल एक बिल्कुल ही मुनफरिद नौइयत का है। यूँ समझ लो कि मैं पसे पर्दा रहकर उसकी कफालत करना चाहता था, क्योंकि उसका बाप मेरे गहरे दोस्तों में शुमार होता था। लेकिन मेरे कुछ दुश्मन भी उसकी ताक में थे और उन्हीं की वजह से मैंने फैरियन को मिस्र में परवरिश के लिए भेजा था। चौंका हकीम आरफी मेरा पुराना दोस्त और बही खवा है। बहुत अरसे तक मैंने इसकी भरपूर हिफाजत की और वह नाजुक वक़्त निकाल लिया जब उसके लिए ख़तरात हो सकते थे। लेकिन उस अहमक लड़की ने ना जाने कहाँ से कुछ मालूमात हासिल करने के बाद मेरे तमाम किए धरे पर पानी फेर दिया। अगर वह मज़ीद 2 साल और मिस्र में गुजार लेती तो उसके बाद वो सब कुछ उसे हासिल हो जाता जिसके लिए मैंने एक तवील जद्दोजहद की थी, और अब पता नहीं कि बदबख्त किस हाल में है। मेरे दुश्मन उसे तरह तरह से बहका रहे होंगे और बिल आखिर वो उसे भी मेरा दुश्मन बना देंगे, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। लेकिन मिस्टर फसाद खातरी, मुकम्मल तफसील क्या है? अगर वो आपके दोस्त की बेटी थी तो आप उसे अपने दुश्मनों में क्यों बचा रहे थे? उसका राज आखिर क्या है और वो दोस्त कौन थे? मुझे तो कुछ तो बताइए। नहीं मिस्टर मंसूर, और ये तमाम बातें एक इंतहाई गहरा राज हैं, ऐसा राज जो किसी को नहीं बताया जा सकता। बस यूँ समझ लीजिए कि अब कि आपके फैरियन जिन हाथों में पड़ गई है वो उसके मफाद में नहीं है, बल्कि वो उसे भटका कर ना जाने कहाँ से कहाँ ले जाएंगे। एक सवाल आपसे और करना चाहता हूँ मिस्टर मंसूर। जी फरमाइए। वैसे माफ़ कीजिएगा मिस्टर फसाद खातरी, आपके लहजे में बड़ी शराफत पैदा हो गई है। जिस वक्त तक मुझे ये शुबा था कि तुम ही वो शख्स हो जो फैरियन को बहका कर मिस्र से लाया है, तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफ़रत के जज्बात थे। लेकिन जो कहानी तुमने सुनाई है उसमें इस किस्म के शवाहद जगह जगह मिलते हैं कि जो कुछ तुम कह रहे हो वो दुरुस्त है, और उसके बाद मेरी तुमसे नफ़रत बरकरार नहीं रह सकती। मैं दोस्तों का दोस्त हूँ और दुश्मनों का दुश्मन। चुनांचे मुझसे तावन करो और यहाँ ईरान में ये समझ लो कि तुम्हें जो भी मुश्किल दरपेश हुई उसका हल मेरे पास होगा। अगर तुम्हारे ज़रिए फैरियन मुझे हासिल हो गई तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। इस मुंह मांगे इनाम के साथ साथ आप मुझे ईरान से बाहर भी भिजवा सकते हैं। मेरे पास कागजात वगैरह मौजूद नहीं, इसलिए ईरान से बाहर निकलना मेरे लिए मुमकिन नहीं रहा। क्या ये तमाम कार्रवाई आप इसकी एवज़ कर सकते हैं अगर मैं आपको आयरन फैरियन से मिला दूं? ये कार्रवाई तो मेरे लिए चुटकियों का काम है, लेकिन उसके साथ साथ मैं तुम्हें अच्छी खासी रकम भी पेश करूंगा। और मेरी रकम कहाँ है? मैंने सवाल किया। वो मेरे पास बतौर अमानत महफूज है, जिस वक्त चाहो उसे हासिल कर सकते हो। तो फिर ठीक है मिस्टर फसाद खातरी, इस बुनियाद पर मैं आपके लिए काम कर सकता हूँ। और मैंने गहरी सांस लेकर कहा, तुम्हें हर तरह की सहूलतें दी जाएंगी, लेकिन बस किसी भी तरह फैरियन को हासिल करके मुझ तक पहुँचा दो और मैं उसके लिए तैयार हूँ, मैंने जवाब दिया। उस गुफ्तगू के बाद फसाद खातरी का अंदाज ही बदल गया। उसने अपनी रहायशगाह के उम्दा कमरे में मुझे फ़रोकश कर दिया और फिर मुझे आराम से यहाँ रहने की हदायत करके चला गया। उसने कहा था कि मुझे बाहर निकालने के लिए कुछ तैयारियां करना होंगी, थोड़ी बहुत मालूमात हासिल करना होंगी। अपनी उसी नई रहायशगाह में मुसहरी पर लेटकर मेरा दिल चाहा कि फलक शगाफ कह के लगाऊं। क्या मज़े की ज़िंदगी थी। जिसका दिल चाह रहा था मेरे साथ कर रहा था, लूट का माल बनकर रह गया था। चंद लम्हात इसी अंदाज में सोचते रहने के बाद फैरियन का ख्याल आ गया और उसके बारे में सोचने लगा कि अगर वो कुछ और लोगों के हत्थे चढ़ गई है तो क्या उसके हक़ में नामुनासिब होगा। रामीस उस बारे में कुछ मदद ली जा सकती थी, लेकिन उस जैसे मददगारों का दूर रहना ही मेरे लिए बेहतर था। न जाने कितने घंटे गुजर गए। रात को मैं सो गया, सुबह को जागा और उस वक्त दोपहर का खाना मुझे
मिस्टर फसाद खातरी के साथ ही खाने की दावत दी गई। डाइनिंग हॉल में फसाद खातरी के अलावा कोई तीसरा नहीं था। फसाद खातरी ने पुरतशवीश लहजे में कहा, उसकी तलाश की हर मुमकिन कोशिश कर ली गई है, लेकिन उसका पता नहीं चल रहा। अब सिर्फ तुम्हारा ही जरिया रह गया है कि वो तुम्हें दुरुस्त समझती है। तुम जिस तरह भी मुमकिन हो सके तेहरान की गलियों, बाज़ारों, सड़कों और होटलों का चक्कर लगाकर उसके बारे में मालूमात हासिल करो। और मैंने असबात में गर्दन हिला दी। मैंने दिल ही दिल में ये सोचा था कि तेहरान की सड़कों पर न जाने कितने शिकारी मेरे लिए जाल लगाए होंगे और एरन फेरन से मेरी मुलाकात इस कदर आसान नहीं होगी। लेकिन ये सब कुछ तो करना ही था और मैंने उसे भरपूर तावन का वादा किया था और वो मेरी रकम मुझे लौटा दी गई और उसके बाद इस्तेमाल के लिए मुझे मार ड्राइवर के एक कार भी दे दी गई। ये कार पहचानी जा सकती है मिस्टर खातरी? नहीं पहचानी जा सकती, मैं अहमक आदमी नहीं हूँ, खातरी ने जवाब दिया। बिल्कुल ठीक, बल्कि बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे ईरान की सड़कों और गलियों से वाकफियत भी नहीं है। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा और किसी भी तरह की हदायत तुम इस ड्राइवर को दे सकते हो। ये सिर्फ ड्राइवर ही नहीं, तुम्हारा मुआफ़िज़ भी होगा। एक बात और ज़हन में रखना मंसूर, बहुत सी आंखें तुम्हारा ताक़ुब करेंगी और अगर तुम किसी खतरे में घिरे तो ये लोग तुम्हारी मदद भी करेंगे। और अगर तुमने चालबाजी करके मेरे दुश्मनों की मदद करने की कोशिश की तो फिर यही लोग तुम्हारी ज़िंदगी का चिराग किसी भी सड़क पर गुल कर देंगे। बस धमकियाँ देने की ज़रूरत नहीं है। मैं वैसे ही बहुत खौफजदा और परेशान हाल आदमी हूँ। अब मैं चलता हूँ, मैंने कहा और फसाद खातरी से मुसाफा के लिए हाथ बढ़ा दिया। दिल तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी मुझे उसका हाथ अपने हाथ में लेना ही पड़ा। उसके बाद वो हसीन कार इमारत के हाथे से बाहर निकल आई। तेहरान की खुशनुमा सड़कें निगाहों के सामने थीं और मैं तकरीबन 2 घंटे तक उन सड़कों पर आवारागर्दी करता रहा और उसके बाद मैंने ड्राइवर को होटल नमरूज़ चलने के लिए कहा। ड्राइवर ने कार का रुख नमरोज़ की जानब कर दिया। नमरोज़ पर उतरते हुए मैंने उससे कहा कि अगर कोई ख़ास ही ज़रूरत हुई तो मैं कहीं जाऊंगा, वरना मैं अपने कमरे में ही मौजूद हूँ, तो मुझसे रब्ता कर सकते हो। ड्राइवर ने खामोशी से गर्दन हिला दी। थोड़ी देर के बाद मैं नमरोज़ में दाखिल होकर अपने कमरे की जानब बढ़ रहा था और अपने कमरे में दाखिल होकर मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और थके थके अंदाज में मुसहरी पर गिर पड़ा। जहन साए कर रहा था। अब मैं सोच रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। बाल बचा था, वरना फसाद खातरी मेरी अच्छी खाती मुरामत करा देता। ये हालात मेरे लिए इंतहाई परेशान कुन थे। कोई जाए करार नज़र नहीं आ रही थी और एरन फेरन के बारे में सोचने लगा। कौन सा ऐसा वाक़या हुआ था और वो क्या हालात थे जिनकी बिना पर वो फसाद खातरी से बरगश्ता हो गई थी, जबकि वो उसी की तलाश के लिए यहाँ आई थी। क्या वो अपनी शराखत में कामयाब हो गई? क्या उसकी मुलाकात ऐसे लोगों से हो गई जो उसके बारे में जानते थे और उसे ये किस तरह मालूम हुआ कि फसाद खातरी उसका दोस्त नहीं दुश्मन है? वैसे वो शख्स काफ़ी ख़तरनाक नज़र आता था और अब तक मेरी ख़तरनाक लोगों से मुलाकात होती रही थी। जैसा कि फसाद खातरी ने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं फेरिन को उस तक पहुंचाने में कामयाब हो जाऊं तो वह मेरा ईरान से निकलने का बंदोबस्त कर देगा। फसाद खातरी दर हकीकत फेरिन का दोस्त है या दुश्मन, और उसका भी कोई सही अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। कोई बात जहन में फिट नहीं हो रही थी और मैं फिर अपनी जगह से उठा और कमरे से बाहर निकल आया। फेरिन के कमरे के चक्कर लगाए, लेकिन कमरा मुसलसल बंद था। फिर मैंने ये मालूमात हासिल करने की कोशिश की कि फेरिन ने वो कमरा छोड़ दिया है या अभी तक वो उसी के नाम पर है। थोड़ी देर में मुझे मालूम हो गया कि फेरिन कमरा छोड़ चुकी है और इसका मतलब है कि कम अज़ कम अब नमरोज़ में उससे मुलाकात नहीं हो सकती। मैं खुद भी उससे मिलने के लिए परेशान नहीं था और अगर उसे उसके दोस्त मिल गए हैं और वो महफूज हाथों में पहुंच गई तो ये उसकी खुशबख्ती थी। ना पहुंचती तब भी मुझ पर क्या असर पड़ सकता था और मेरा उससे कौन सा रिश्ता था, और ना ही मैं ज़हनी तौर पर उससे मुतासर हुआ था। वक्त गुजरता रहा और वो रात मैंने सुकून से गुजारी। दूसरी सुबह ड्राइवर का ख्याल जहन में आया। ज़ाहिर है कि आस पास ही कहीं होगा, लेकिन जहन्नम में जाए और मुझे उससे क्या दिलचस्पी हो सकती है। ताहम अब फसाद खातरी के इत्मीनान के लिए आज भी मुझे तेहरान गर्दी करनी थी। आज मैंने फ़ैसला किया कि ऐसी जगहों को जहन में लाने की कोशिश करूँगा जो मेरे सिलसिले में भी मुआवन हो सकती थीं। चुनांचे मैं तैयार होकर बाहर निकल आया। नाश्ता वगैरह कर चुका था और सुर्ख रंग की वो कार फुटपाथ पर दूसरी जानब खड़ी हुई थी, लेकिन उसकी ड्राइविंग सीट पर ड्राइवर मौजूद नहीं था।
मैं इधर उधर निगाहें दौड़ाता हुआ कार के करीब पहुंचा तो एक और शख्स किसी जगह से निकल कर मेरे सामने आ गया। मिस्टर मंसूर, मेरा नाम फुरकान जावेद है। कौन है आप? आपका ड्राइवर हूँ, ड्यूटी तब्दील हो गई है मेरी। ठीक है, मैंने कहा और कार का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गया। आज हमें तेहरान के बाज़ारों का सफ़र करना है। बेहतर, वैसे खातरी साहब भी इस सिलसिले में मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका, फुरकान ने कहा और मैं खामोश ही रहा। मेरी निगाहें दूसरी तरफ भटक रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। ज़ाहिर है कि इस तरह फ़ैरिन को तलाश करना हमाकत ही की बात थी। उस वक़्त शाम के तकरीबन 5:30 बजे थे जब फरदौसी मुजस्समी के पास एक खूबसूरत सी रवोआपन रेस्तोरां की सूरत नज़र आई और मैंने शाम की चाय यहीं पीने का फ़ैसला किया और गाड़ी एक तरफ रुकवा दी। रेस्तोरां बहुत ही आला पाए का था। अंदर दाखिल हुआ तो रंग बिरंगी मेज़ों के दरमियान लातादाद खनकते हुए कैके सुनाई दिए और मैं उस महफिल रंगों-बी में आगे बढ़ता चला गया। दरमियान में जगह जगह छोटे छोटे खूबसूरत हौज बने हुए थे जो शीशे से ढके हुए थे और उनके नीचे रंग बिरंगी मछलियाँ नहायत सुकून से रंग रलियाँ मना रही थीं। उनके दरमियान मेज़ें लगाई गई थीं और मैं एक मेज़ के गिर्द पड़ी हुई कुर्सियों के दरमियान एक कुर्सी पर बैठ गया। अपने लिए वेटर से चाय तलब की। नफीस बर्तनों में चाय के लवाजमात मेरी मंजिल पर पहुंच गए और मैं चाय बनाने लगा। ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि चाय के चंद ही घूंट लिए थे कि मैंने अकब से उठती हुई खुशबू महसूस की और फिर किसी ने मेरे शाने पर हाथ रख दिया और मैं चौंक कर पलटा और चाय मेरे हाथ से गिरते गिरते बची। चेहरा उठाकर देखा तो एक शिनासा शक्ल निगाहों के सामने थी और उसे पहचानने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। खातून बलीगा संजीदा चेहरा बनाए मुझे देख रही थी और मेरे पूरे बदन में गर्मा गर्म लहरें दौड़ गईं। दिमाग एक लम्हे के लिए सोचने समझने की कुव्वतों से आरी हो गया और फिर दूसरी लम्हे मैंने अपने आप को संभाला। चाय की प्याली मेज़ पर रखी और कुर्सी खिसका कर खड़ा हुआ, एहतराम से झुका और खातून बलीगा को अपने सामने वाली कुर्सी पर बैठने की पेशकश की। खातून बलीगा ने अक्का में किसी को देखा और फिर कुर्सी पर बैठ गई और उनके चेहरे पर पहली मुलाकात की निस्बत इंतहाई संजीदगी नज़र आ रही थी। वो कुर्सी पर बैठकर खामोश निगाहों से मुझे देखने लगी। कैसे मजाज है आपके? मैंने सवाल किया। तुम कहाँ रोपोश हो गए थे? आपको इल्म है खातून बलीगा कि इस वक्त वहाँ क्या हुआ था? रोशनी गुल हुई थी और उसके बाद तुम मुझे नज़र नहीं आए। कैसे नज़र आता? मुझे अगवा कर लिया गया था, मैंने कहा और खातून बलीगा के जबड़े मजबूती से एक दूसरे पर जम गए। इस वक्त उनके चेहरे पर एक अजीब सी सफाकी नज़र आ रही थी। कौन थे अगवा कुंदगान? उन्होंने सवाल किया। क्या मंगवाऊँ आपके लिए? वक्त गुजारी के लिए चाय मंगवा लो, वैसे मैं चाय पी चुकी हूँ। मैंने इस मौक़े को इंतहाई गनीमत तस्वर किया और वेटर को बुलाकर चाय का आर्डर दिया और थोड़ी देर के बाद चाय के बर्तन आ गए। इस दौरान खातून बलीगा खामोश बैठी हुई मेरी शक्ल का जायज़ा ले रही थी और फिर उन्होंने कहा, मैं महसूस कर रही हूँ कि तुम कुछ बदले बदले से हो। मैं जिन हालात का शिकार हूँ खातून, अगर आप उनके बारे में तफसील जान लें तो आपको मेरी यह तब्दीली अजीब महसूस ना हो। पूरी तफसील जानूंगी, लेकिन फ़िलहाल तो अपनी गुमशुदगी के बारे में बताओ। चाय की प्याली अपने सामने खिसकाते हुए खातून बलीगा ने कहा। मुझे अगवा करने वाले अजीबो गरीब लोग थे खातून। उन्होंने शायद किसी धोखे में मुझे अगवा किया था और मैं उस वक़्त बेख्तियारी के अंदाज में बोल रहा था। कोई मंसूबा जहन में नहीं था, बस अपनी जान बचाना चाहता था। और जिस तरह का डूबता हुआ आदमी मामूली से मामूली शय को पकड़ने की कोशिश करता है, मेरी कैफियत उससे मुख्तलिफ नहीं थी। किसके धोखे में पकड़ा गया था तुम्हें? क्या सारी तफसील इसी जगह बता दी जाए? नहीं, चाय पियो और तुम्हें यहाँ से कहीं और तो नहीं जाना। मैं आपसे कुछ और भी अर्ज़ करना चाहता हूँ खातून बलीगा। हाँ हाँ कहो। खातून बलीगा ने एक छोटे से रुमाल से अपने होंठ खुश करते हुए कहा। इस वक्त भी बहुत से लोग मेरी निगरानी कर रहे हैं और वो जो सुर्ख कार आपको नज़र आ रही है ना, मुड़ कर उस तरफ ना देखिए और उसमें एक ड्राइवर मौजूद है और ये ड्राइवर भी मेरा निगरान है। उसके अलावा मैं नहीं जानता कि यहाँ कितने अफराद मेरे इर्द गिर्द फैले हुए हैं। मेरी किसी भी गलत हरकत पर वो शायद मेरे बदन को गोलियों से दागदार करने से भी न चौंकें। ओहो! और खातून बलीगा ने आहिस्ता से कहा और फिर सख्त लहजे में बोली, ठीक है, इसका बंदोबस्त भी कर लिया जाएगा, लेकिन अब तुम्हें यहाँ से कहीं और जाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती और मुझसे कोई बहाना करने की कोशिश मत करना। मैं तो आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ खातून कि मुझे अपने साथ ले जाइए, लेकिन मेरे तहफ़्फ़ुज़ के बंदोबस्त के साथ। मुझे अच्छी तरह जानते हो तुम,
किस की मजाल है कि मेरे साथ होते हुए कोई तुम्हें नुकसान पहुंचा सके। खातून बलेगा ने पूरे एतमाद लहजे में कहा और खामोशी से चाय पीती रहीं। थोड़ी देर के बाद उन्होंने एक हाथ बुलंद किया और रेस्तुरान के किसी गोशे से एक शख्स उनके करीब पहुंच गया और बड़े अदब से खातून बलीगा के सामने झुका था। अभी हम यहाँ बैठे हैं और 20 मिनट के अंदर अंदर मेरे गार्ड को यहाँ होना चाहिए। मैं उन साहब को अपने साथ ले जाऊंगी और उनके कुछ दुश्मन उनकी ताक में हैं। अगर कोई इन्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे तो उसे बेदरेग भून दिया जाए। मादाम के हुक्म की तामील होगी। उस शख्स ने सीधे होकर मुअद्दबाना अंदाज में कहा और फिर एक सिमत बढ़ गया। खातून बलेगा कुर्सी की पुशत से पुरअत्मीनान अंदाज में टेक लगाकर बैठ गईं। मैं खामोश निगाह से अतराफ का जायजा लेता रहा और बज़ाहिर ये अंदाज नहीं हो पा रहा था कि फसाहत खातरी के कहने के मुताबिक कौन लोग मेरी निगरानी कर रहे हैं, लेकिन फसाहत खातरी ने जिस एतमाद के साथ ये बात कही थी उससे मुझे यकीन हो गया था कि वो बहुत ही ख़तरनाक अफराद मेरे गिर्द गिर्द बिखरे हुए हैं और फिर वह ड्राइवर भी कुछ कम नहीं था। मैं खामोशी से बैठा रहा और दफ़तन खातून बलेगा ने चौंक कर कहा, आतिफ, तुम शायद अब भी खौफज़दा हो और तुम जानते हो कि तुम्हारा ये खौफ मेरी तौहीन है। नहीं मादाम, मैं आपके तौहीन का मुर्तकब कैसे हो सकता हूँ? तब फिर खुल कर बैठो और इत्मीनान से गुफ्तगू करो, परेशानी की कोई बात नहीं। अब मैं परेशान नहीं हूँ और मैंने क़वाम का दांत निकाल दिए। खातून बलेगा थोड़ी देर बैठी रही और उसके बाद बोली, चलें? जी हाँ, और वो आपके गार्ड? मैंने कहा और खातून बलेगा ने अजीब सी निगाह से मुझे देखा। मेरा मतलब है बस ऐसे ही कह रहा था। आपके आदमी ने आकर आपको जवाब नहीं दिया। मुझे जवाब की ज़रूरत नहीं पेश आती, खातून बलेगा ने दुरुस्त लहजे में कहा और मैं खामोशी से उनके साथ उठ गया। ज़ाहिर है कि फसाद खातरी की दी हुई कार का इस्तेमाल करना अब किसी तौर मुमकिन नहीं रहा था। खातून बलेगा की शानदार कार एक सिमत खड़ी हुई थी। बावर्दी ड्राइवर ने जल्दी से नीचे उतर कर दरवाज़ा खोला और खातून बलेगा ने मुझे भी अपने साथ ही बैठने की पेशकश कर दी। मैं चोर निगाहों से इतराफ़ का जायज़ा ले रहा था, लेकिन इस बात का मैंने खातून बलेगा को एहसास नहीं होने दिया। कार आगे बढ़ गई और खातून बलेगा आंखें बंद करके किसी सोच में डूब गई। मैंने मौका गनीमत देकर पिछले शीशे से पीछे झांका, लेकिन ताक़ब का कोई शुबा नहीं हो सका था और उसका मतलब है कि फसाहत खातरी ने खातून बलेगा की वजह से मेरा ताक़ब नहीं कराया। और दिल में क्या के मचल रहे थे और मैं सोच रहा था कि फसाहत खातरी को खूब चोट हुई। उसके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि मैं किस तरह खातून बलेगा का शनासा निकलाऊंगा। और ये खातून बलेगा, अभी मैं इतना ही सोच पाया था कि खातून बलेगा कहने लगी, तुम जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके मेरे साथ अपना काम की तकमील कर लो और उसके बाद इत्मीनान से यहाँ वक्त गुजारो। हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं। जी हाँ, और मैंने बेतुके अंदाज में कहा, वैसे तुम्हारे ये दुश्मन कौन हो सकते हैं? मैं तुम्हारी गुमशुदगी के बाद से मुसलसल इसी बात पर गौर करती रही हूँ। तफसील तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन मैं बहुत जल्द नहीं, अब ये सब कुछ तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि मुझे तो यही अफसोस है कि उस पार्टी में मैंने तुम्हारे तहफ़्फ़ुज़ का बंदोबस्त क्यों नहीं कर डाला। इस बात को मैंने नज़रअंदाज कर दिया था कि मेरे और तुम्हारे दरमियान कुछ और लोग भी आ सकते हैं। आतिफ कमाल। कोई बात नहीं मैडम, मैंने गर्दन हिलाकर कहा और खातून बलेगा सामने देखने लगी और उसके बाद किसी ख्याल में गुम हो गई और मैंने सुकून का सांस लिया। फिर ये शानदार कार जिस इमारत में दाखिल हुई थी उसे दूर ही से देखकर अंदाज़ा हो जाता था कि उस कार की जगह यही इमारत हो सकती है। वसीउ अरीज़ लान जिसके दोनों तरफ स्विमिंग पूल फैला हुआ था और जिस रवश से गुजर कर पोर्च तक पहुंचना होता था वो शीशे की बनी हुई थी और उसके नीचे से पानी नज़र आ रहा था जो स्विमिंग पूल ही का था। गोया ये गुजर गायक पुल की हैसियत रखती थी। स्विमिंग पूल के अतराफ में इंतहाई नफासत से तराशी हुई घास नज़र आ रही थी जो बहुत ज़्यादा सब्ज़ थी। बिल्कुल किनारों पर फूलों और फलों के दरख्त झूल रहे थे जो इमारत के चारों तरफ पुर बिखरे हुए थे और उनके दरमियान ये इंतहाई नफीस डिज़ाइन की इमारत ऐसे महसूस होती थी जैसे किसी ने सब्ज़ घास पर एक खिलौना रख दिया हो। बैरूनी बरामदे की सीढ़ियों ही से कालीन बिछा हुआ था जो ईरानी सनाई का शहकार था और ये कालीन अंदर एक चौड़ी राहदारी से गुजरकर बड़े हाल में जाता था जहाँ ये पूरे हाल में फैला हुआ था। हाल में तकरीबन 10 कमरों के दरवाजे नज़र आ रहे थे और उसके साथ साथ ही राहदारी वहाँ से आगे बढ़ गई थी। गोया ये इस इमारत का पहला हिस्सा था, लेकिन खातून बलेगा ने मुझे से पहले हिस्से में नहीं रखा बल्कि दूसरी राहदारी से भी गुजार कर एक और खूबसूरत कमरे में दाखिल हो गई जिसे ड्राइंग रूम कहा जा सकता था।
ड्राइंग रूम के दोनों अतराफ से सीढ़ियाँ ऊपर की सिमट जाती थी और खातून बलीगा की रिहाइश गाह ऊपर थी। चुनाचा हम सीढ़ियाँ तय करके ऊपर पहुँच गए और खातून बलीगा ने अपने हक में आने वाले बावर्दी आदमियों से मेरे बारे में कुछ कहा, जिसके जवाब में उनमें से एक ने आगे बढ़कर कहा, आप इधर तशरीफ़ ले आइए आतिफ साहब, आपकी रिहाइश गाह इस सिमत है। खातून बलीगा मुझसे कोई अलविदाई लफ्ज़ कहे बगैर दूसरी सिमत मुड़ गई और मैं उस बावर्दी शख्स के साथ उस हिस्से में आ गया जो उसके कहने के मुताबिक मेरे लिए था। जिस ख्वाब गाह में मुझे पहुंचाया गया वो यकीनी तौर पर ख्वाबों की जन्नत थी। इतना हसीन माहौल, इतनी आला दर्जे की डेकोरेशन मैंने इससे पहले किसी इमारत में नहीं देखी थी। मैं अपने दिल में सोचने लगा कि खुदा के काम भी अजीब हैं। किसी को दिया है तो इतना कि वो ज़िंदगी की किसी भी परेशानी के करीब से होकर नहीं गुजरता और कोई खाला शहादत की झोंपड़ी बल्कि खोली हुई सारी ज़िंदगी ख्वाबों पर ही इत्तफा करके गुजार देता है। बहरतौर मैं जूते उतार कर मसहरी पर बैठ गया और परेशान निगाहों से इधर उधर देखने लगा। बहुत से किरदार मेरे इर्द गिर्द बिखर गए थे। प्रोफेसर मैथोन और उसकी बेटी सोनिया, हारिस शाह, फसाहत खातरी, आयरन फेरियन और राअमीस। लेकिन मैंने अपने जहन से इस आखिरी नाम को झटक दिया और राअमीस नहीं मिला था तो मैं ज़्यादा मुतमिन था। अपने आप को दूसरों के हाथों में दे देना कोई अक्लमंदी की बात तो नहीं। और फिर वो तो मुझसे बिला वजह मुसल्लत हो गया था और मैंने गुस्सीले लहजे में कहा, रामिस, अगर तू मेरे आसपास ही कहीं मौजूद है तो बराह करम मुझे इसी तरह तनहा छोड़ देना। मैं तेरी मौजूदगी में ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ और इस तरह मैं अपने आप पर भरोसा नहीं कर सकता। और उस बात का मेरे जहन ने कोई जवाब नहीं दिया। इसका मतलब था कि रामिस को इस बार मेरी बात बुरी लग गई थी या मेरे लिए खुशी का मकाम था। ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि एक शख्स अंदर आया और उसने अपने हाथ में पकड़े हुए कुछ लिबास मेरे सामने रख दिए और कहने लगा, खातून बलीगा ने आपके लिए भिजवाए हैं। ओह शुक्रिया, लेकिन क्या ये मेरे साइज़ के होंगे? 100%। आप इनमें से कोई सा भी लिबास पहन कर देख लीजिए। इन्हें अलमारी में लगा दो और वो गुस्ल खाना है, जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो वो दीवार में लगी हुई घंटी बजाकर हमें बुला लीजिएगा। ठीक है, शुक्रिया, मैंने कहा और वो शख्स चला गया। ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि वह दोबारा आया और मेरे सामने खड़ा हो गया। खातून बलीगा इस वक्त आराम फरमा रही हैं। और तो फिर ठीक है, मुझे क्या तकलीफ़ हो सकती है? ओह बस मैं इतला देने आया था, उस शख्स ने कहा और वापस दरवाजे की तरफ मुड़ गया। लेकिन उसकी दोबारा आमद ने मुझे चौंका दिया था, क्योंकि वह दोबारा किसी खास मकसद के तहत नहीं आया था। दरवाजे के करीब पहुंचकर वह रुका। दरवाज़ा खोलकर वो उसी तरह बाहर निकला जैसे वो बाहर जा रहा है, लेकिन फिर फ़ौरन ही अंदर आकर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने दरवाज़ा अंदर से बंद किया तो मेरे दिल की धड़कनें भी बंद होने लगी और मैंने मुतअज्जबाना निगाह से उसे देखा तो वह जल्दी से मेरे करीब आ गया। मैं शाह का आदमी हूँ। शाह ईरान का? मैंने सवाल किया। हाँ। ओहो हारिस शाह, उस शख्स ने जल्दी से जवाब दिया और मेरा रंग फक हो गया और मैं फटी फटी आंखों से उसे देखता रहा। यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने बेमुश्किल पूछा। मेरी ड्यूटी यहाँ लगाई गई थी। क्या नाम है तुम्हारा? यहाँ मुझे ज़ाहिद फराज कहते हैं। हारिस शाह के आदमी हो, कोई सबूत है इसका? हाँ, सबूत बस यही दे सकता हूँ कि आपको हारिस शाह का पैगाम पहुँचा दूँ। क्या पैगाम है? आप यहाँ आतिफ कमाल कैसिया से आए हैं और आपका नाम दर हकीकत बातिश है, उस शख्स ने कहा। दर हकीकत बातिश? और मैंने गहरी नज़रों से उसे देखते हुए कहा, नहीं, हकीकत दर हकीकत तो आप मंसूर हैं। उसने मुस्कुराते हुए कहा और मैंने गहरी सांस लेकर आंखें बंद कर ली। हारिस शाह को मैं टेलीफोन पर आपकी यहाँ आमद की इतला दे चुका हूँ। गुड, और ये अच्छा किया तुमने। कोई पैगाम तो नहीं है मेरे लिए? हाँ, हारिस शाह ने पूछा है कि आप उस पार्टी से कहाँ गायब हो गए थे और आपको अगवा करके ले जाने वाले कौन थे? दरअसल ये बात अच्छी तरह मालूम कर ली गई थी कि उस वक़्त इस पार्टी में रोशनी इसलिए गुल की गई थी कि आपको अगवा कर लिया जाए। आपको चंद लोगों ने अगवा करते होते हुए देखा भी था और वह हमारे आदमी थे, लेकिन बदकिस्मती से आपका ताक़ुब करके हम इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सके कि आपको अगवा करके ले जाने वाले कौन लोग हैं, और उसके बाद से हम मुसलसल आपके लिए परेशान थे। फ़िलहाल आप मुझे ये बताइए कि आपकी तरफ से तो हारिस शाह के लिए कोई पैगाम नहीं है। ज़ाहिर है कि तुम फ़ौरन ही हारिस शाह को मुझसे होने वाली गुफ्तगू के बारे में बताओगे। जी हाँ, और उसकी मुझे हदायत कर दी गई है। तो फिर हारिस शाह से कहना कि उससे मुलाकात करने के बाद ही मैं उन लोगों के बारे में तफसील बता सकता हूँ जिन्होंने मुझे अगवा किया था। लेकिन फ़िलहाल मैं इस काम के लिए यहाँ पहुँच गया हूँ जो हारिस शाह ने मेरे सुपुर्द किया था। उसके अलावा और कुछ जनाब? नहीं, बस इतना ही काफ़ी है, मैंने जवाब दिया और वह शख्स गर्दन खम करके वहाँ से निकल गया। लेकिन मेरे असान एक बार फिर ख़ता हो गए थे। गोया यहाँ आने के बाद भी सुकून नहीं था। सुकून कहाँ से होता?
मुझ पर दोहरी तहरी बल्कि 4 गुना मुसीबतें टूट पड़ी थीं। जिस तरफ जाता एक न एक ज़रूरतमंद मौजूद था जो सिर्फ मेरी जान का गाहक बनता था और ज़िंदगी मुसीबत में फंस गई थी। क्या करता और क्या ना करता, बहरतौर वक्त गुजरता रहा। रात को खातून बलीगा से मुलाकात हुई और वह मुझे अपने साथ लिए हुए बाहर लान पर चहलकदमी करने निकल गई। आतफ कमाल तुम्हारे मशागल इस दौरान क्या रहे और अपने मकसद में कामयाब रहे या नहीं? मैं अपने मकसद में कामयाब हो चुका था खातून, मुझे उम्मीद थी। वैसे यकीन करो कि मैं तुम्हारे लिए बहुत बेचैन थी और तुम्हें अगवा करने वालों के बारे में छानबीन करने के लिए मैंने बेशुमार आदमी मुकर्रर कर दिए हैं जिन्हें अभी थोड़ी देर कबल इतला देकर मैं उनके ठिकानों से हटाया है। खातून बलीगा के इन अल्फाज पर एक बार फिर मुझे हंसी आने लगी। हारिस शाह ने भी तो ऐसा ही कहा था और फसाद खातरी उस बेचारे का तो खेल ही बिगड़ गया था। और थोड़ी देर तक मैं खातून बलीगा से गुफ्तगू करता रहा। मेरा ख्याल है कि कल सुबह नाश्ते के बाद हमें अपनी बाकी कार्रवाई मुकम्मल कर लेनी चाहिए और मैं अब इस सिलसिले में मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकती। बिल्कुल ठीक, और मैंने दांत निकालते हुए कहा, चलो फिर वापस चलते हैं। पता नहीं क्यों मैं थकन महसूस कर रही हूँ, खातून बलीगा कहने लगी। मुनासिब, मैंने कहा और उनके साथ वापस अंदरूनी हिस्से में आ गया। खातून बलीगा मुझसे माजरत करके अपने ख्वाबगाह में चली गई और मैं अपने कमरे की जानब, लेकिन कमरे में दाखिल हुआ तो ज़ाहद फराद मौजूद था और मुस्कुरा रहा था और उसे देखकर एक बार फिर मेरे बदन में सर्द लहरें दौड़ने लगी। लेकिन ज़ाहद फराज के अंदर में एहतराम था और हारिस शाह साहब आपकी कारकर्दगी से बेहद खुश है मंसूर साहब, लेकिन अचानक ही प्रोग्राम कुछ तब्दील कर दिया गया है। क्या? मुझे ज़्यादा तफसीलात तो नहीं मालूम, लेकिन खातून बलीगा ने कुछ लोगों से रब्ता कायम किया है और वह सुबह को यहाँ पहुँचने वाले हैं। फ़िलहाल हमारे प्रोग्राम में कुछ तब्दीलियाँ हो गई हैं और हम सबसे पहला काम ये करना चाहते हैं कि खातून बलीगा को रास्ते से हटा दें। क्या? और मैंने मुतहय्यराना अंदाज में मुँह फाड़ दिया। आप अगर चाहें तो हारिस शाह साहब से इस बारे में गुफ्तगू कर लें, लेकिन आप यूँ समझिए कि आपका काम तसल्ली बख्श है। तो खातून बलीगा को रास्ते से हटाने के लिए क्या बंदोबस्त किया गया है? कुछ नहीं, ये काम आप ही को अंजाम देना होगा। यूँ समझ लीजिए कि ये इस काम का नाम बदल है जो आपके सुपुर्द किया गया था, और बाकी इस सिलसिले में हारिस शाह साहब से जो गुफ्तगू हुई थी वो उसके हर तरह से पाबंद हैं। ओहो, और मैंने कराते हुए कहा और फिर बोला, लेकिन ज़ाहद फराज, और मैंने आज तक किसी को कत्ल नहीं किया, और क्या इस सिलसिले में तुम मेरी मदद नहीं कर सकते? 100% कर सकता हूँ, बल्कि हारिस शाह ने मुझे हदायत की है कि अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद भी करूँ। यह ज़्यादा मौजू होगा। कत्ल करने का बेहतर तरीका क्या हो सकता है? खातून बलीगा कमज़ोर खातून हैं। मेरा ख्याल है कि अगर आप उनसे मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार करें और उसके बाद उनके ख्वाबगाह में पहुँच जाएँ तो आप बआसानी उन्हें गर्दन दबाकर मार सकते हैं और उसके बाद आपका इस इमारत में रहना ज़रूरत नहीं। मैं आपको यहाँ से निकाल कर ले जाऊँगा। मैं चंद लम्हा सोचता रहा। किसी को कत्ल करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, और ख़ास तौर से खातून बलीगा जैसी औरत को। उसके बरअक्स मैंने कुछ और भी सोचा था। क्यों ना इस वक्त खातून बलीगा की ज़िंदगी बचाने की जद्दोजहद की जाए, और ये ख्याल मेरे ज़हन में इस कदर जड़ पकड़ गया कि मैं मुस्तरब हो गया। ताहम कुछ देर सोचने के बाद मैंने ज़ाहद फराज से कहा, तुम्हारा क़याम कहाँ है ज़ाहद फराज? इसी इमारत के एक बैरूनी गोशे में। मुझे अपनी क़यामगाह दिखा दो ताकि मैं अपने काम की तकमील के बाद तुम्हारे पास पहुँच जाऊँ। आप मेरी क़यामगाह ज़रूर देख लीजिए, बल्कि मैं आपको इसका पता बता सकता हूँ, लेकिन ये काम आप किस वक्त तक तकमील तक पहुँचाएँगे? मेरा ख्याल है 12 और 1 बजे के दरमियान। ठीक है, और वही वक्त सबसे मुनासिब है क्योंकि उस वक्त वहाँ और कोई नहीं होता। लेकिन मैं खातून बलीगा के पास 12 बजे पहुँचूँगा ताकि उन्हें कोई शक व शुबा ना हो। थोड़ी देर उनसे गुफ्तगू करूँगा और उसके बाद अपना काम अंजाम दे लूँगा। इस वक्त मैं आपसे दूर नहीं होऊंगा और आप अपने काम की तकमील के बाद बाहर मुझे तलाश कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने दिल ही दिल में एक प्रोग्राम बनाते हुए कहा और ज़ाहद फराज गर्दन हिलाकर बाहर निकल गया। उसके बाद तकरीबन आधे घंटे तक मैं बाकायदा थर थर कांपता रहा और दिल को लाख तसल्ली देने की कोशिशें करता रहा, लेकिन कम वक्त दिल काबू में नहीं आ रहा था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने खुद को संभाल लिया और फिर वक्त गुजरने का इंतज़ार करने लगा। कोई 12 बजने में 10 मिनट बाकी थे जब मैं अपने कमरे से बाहर निकला और दरवाजे के बाहर ही ज़ाहद फराज मुझे नज़र आ गया था। उसने मुस्कुराती हुई निगाहों से मुझे देखा और कामयाबी की दुआएं देकर वहां से हट गया। मैं लड़ते कदमों से खातून बलीगा के
कमरे की जानब चल पड़ा और फिर उनके कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर दस्तक दी। अंदर मध्यम रोशनी फैली हुई थी, लेकिन खातून बलेगा सोई हुई नहीं थी। उन्होंने वहीं से पुकार कर पूछा, कौन है? मैं आतफ कमाल हूँ, मैंने कहा। ज़ाहद फराज का साया मैं अपने से कुछ फासले पर एक सतून की आड़ में देख चुका था, लेकिन मैंने महसूस नहीं होने दिया कि मैं उसे देख चुका हूँ। खातून बलेगा ने चंद लम्हात के बाद दरवाज़ा खोल दिया। शब ख्वाबी के शफाफ लिबास में मलबूस वो मुझे मुतहैराना निगाहों से देख रही थी। क्या बात है आतफ, कुछ परेशान नज़र आ रहे हो? जी हाँ, क्या ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता कि? मैंने कहा और पलट कर दरवाज़ा बंद कर दिया। खातून बलेगा मुतबजना अंदाज में मुझे देख रही थी। फिर उन्होंने कहा, क्या मुमकिन नहीं हो सकता? क्या ये मुमकिन नहीं हो सकता कि हम किसी ऐसी जगह पहुंच जाएं जहां हमारी गुफ्तगू कोई ना सुन सके? और उस कमरे में हमारी गुफ्तगू कौन सुन सकता है? और इस वक्त नहीं खातून, कोई ऐसा इंतज़ाम करना होगा। तो इंतज़ाम किए देती हूँ, खातून ने कहा और फिर एक दीवार की तरफ बढ़ गई और उन्होंने दीवार पर नस्ब एक लंबा स्विच ऊपर की जानब किया और दरवाजे पर जिस्त की प्लेटें आ पड़ी। गोया कमरा मुकम्मल तौर पर साउंड प्रूफ हो गया था और यही कैफियत यहाँ मौजूद दो बड़ी बड़ी खिड़कियों की थी और उन पर भी जिस्त की चादरों ने पर्दा डाल दिया। अब ये कमरा मुकम्मल तौर पर साउंड प्रूफ है। आओ बैठो। और वो कौन सी अहम बात है जिसका तुम्हें इस कोठी में सुन लिए जाने का खदशा है? अगर मैं आपसे ये कहूँ खातून बलेगा कि दर हकीकत में आतफ कमाल नहीं हूँ, तो क्या आपको हैरत नहीं होगी? खातून बलेगा चौंक कर मुझे देखने लगी और चंद लम्हात खामोश रहीं और फिर बोली, आगे बोलो। आगे बोलने से पहले मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं आतफ कमाल नहीं हूँ। तो फिर कौन हो? खातून बलेगा अपनी जगह से उठकर एक ऐसी कुर्सी पर जा बैठी जिसे डेकोरेशन पीस ही कहा जा सकता था और बहुत ही अजीब सी कुर्सी थी। और चंद ही लम्हात में मुझे उसके बाद का इल्म हो गया था कि यह जादुई कुर्सी बहुत सी खूबियों की हामिल है। यानी अगर खातून बलेगा उस पर बैठी हों तो दुश्मन उन्हें आसानी से नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरा नाम मंसूर है। लेकिन क्या तुम्हारे चेहरे पर मेकअप है? अफसोस कि नहीं, ये मेरी असल शक्ल है। आतफ, अगर ये कोई संजीदा मजाक है तो तुम ये बात जानते हो कि बाद हालात में मैं किसी मजाक की मुतहम्मिल नहीं हो पाती। मैं आपसे किसी मजाक की जुर्रत नहीं कर सकता। ये हकीकत है कि मेरा नाम मंसूर है और मुझे आतफ कमाल बनाकर भेजा गया है। किसने भेजा है? खातून बलेगा के लहजे में बेपनाह सुकून था। हारिस शाह नामे एक शख्स ने, जो भारी भरकम जिस्म का मालिक है, मैंने कहा। और इस बार खातून बलेगा का जहन जाग गया और एक लम्हे के लिए चौंकते हुए अंदाज में मुंह खोल कर मुझे देखने लगी और फिर उन्होंने अपने आप को संभाल लिया। हारिस शाह हूँ, लेकिन अगर ऐसी बात है तो तुम मुझ पर मुनकशिफ क्यों हो गए? तफसील अर्ज़ करना चाहता हूँ खातून, इजाज़त दीजिएगा। देखो नौजवान, तुम जो कोई भी हो, इन अल्फाज ने मेरे दिल में तुम्हारी वो कदर अहमियत ख़त्म कर दी है जो आतफ कमाल के हैसियत से कायम थी। और अब बेहतर ये होगा कि तुम अपनी गनीमत पर से एक नकाब हटा दो और मुझे किसी सवाल का मौका ना दो। जी बेहद बेहतर। और फिर मैंने खाला शहादत की खोली से निकलने और खातून बलेगा तक पहुंचने की सारी रूदार तफसील से सुना दी। आतफ कमाल कहाँ है फिर? खातून बलेगा ने गुराते हुए लहजे में कहा। खुदा की कसम खातून बलेगा, और मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम सिवाय इसके कि हारिस शाह ने मुझे आतफ कमाल बनाकर आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए भेजा था। खातून बलेगा के चेहरे की कैफियत एकदम तब्दील हो गई। बज़ाहिर पुरवकार नज़र आने वाली ये औरत इस वक्त नहायत खौनख्वार नज़र आ रही थी और उसके चेहरे पर वहशत के आसार बिखर गए। लेकिन चंद लम्हात के बाद उसका चेहरा आहिस्ता आहिस्ता पुरसकून हो गया और फिर उसने कहा, तुम्हारा ये इंकशाफ किसी हद तक मेरे हक़ में जाता है और यकीनन उसका इजहार करके तुमने मुझ पर भी एहसान किया है, वरना मैं तुम और आतफ के कमाल में कोई तमीज़ न कर सकी थी और शायद कल का दिन मेरे लिए ज़िंदगी का पछतावा बन जाता। लेकिन तुम ये बताओ कि तुमने मुझ पर यह इंकशाफ करके हारिस शाह को अपना दुश्मन क्यों बना लिया? खातून, फसाद खातिर के आदमी से जान बचाने के लिए मैंने आपकी पनाह ली थी, वरना शायद दोबारा आप तक आतफ कमाल के हैसियत से नहीं आता और मैं वो सब कुछ नहीं चाहता जिसके लिए मजबूर किया गया है। और फिर मज़ीद मुझ पर जो जिम्मेदारी डाली गई है वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है और हकीकत यही है कि मैं आपके पास कुछ वक्त गुजार कर कहीं और भाग जाता। लेकिन क्या आप इस बात पर यकीन करेंगी खातून बलेगा कि हारिस शाह का एक आदमी आपकी इस कोठी में मौजूद है क्या? और खातून बलेगा फिर उछल पड़ी।
जी हाँ, और वो आपके एक मुलाजिम ज़ाहिद फराज के सैयद से यहाँ काम कर रहा है। और जब मैं यहाँ पहुँचा तो उसने फ़ौरन ही हारिस शाह को इतला दे दी कि मैं खातून बलेगा के पास आ गया हूँ, और हारिस शाह ने उसके ज़रिए मेरे लिए एक नया पैगाम भिजवा दिया। नया पैगाम क्या? खातून बलेगा ने पूछा। आपको कत्ल कर दिया जाए। वो काम जो आतिफ कमाल के ज़रिए कराना चाहते थे वो किसी और के ज़रिए से हो गया है। ओहो, क्या वाकई? और खातून बलेगा इस बार अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई और वह चंद लम्हात परेशानी के अंदाज में कुछ सोचती रहीं और फिर बोली, अगर हारिस शाह ने यह सोचा है तो इसका मतलब है कि उसने हमाकत कर डाली, क्योंकि अगर उसने किसी और ज़रिए से ये सब कुछ। और खातून बलेगा एकदम खामोश हो गई और फिर बोली, तो वो मुझे कत्ल करना चाहता है। जी हाँ, और ये जिम्मेदारी मेरे सुपुर्द की गई है और उसके लिए मुझे एक ग्रां कदर मुआवजा दिया जाएगा। कमाल की आदमी हो, ऐसी बात है तो तुमने मुझे खामोशी से कत्ल क्यों नहीं कर दिया? इसलिए खातून बलेगा कि मैं सिर्फ ज़माने का सताया हुआ हूँ, पेशावर कातिल नहीं। ज़िंदगी में कभी एक कुत्ता भी नहीं मारा, और फिर एक इंसान की जान कैसे ले सकता हूँ? मैं आपके एहसानात का सिला उसी शक्ल में दे सकता था कि आपको अपने और हारिस शाह के बारे में इतला देकर आपकी ज़िंदगी बचाऊं। खातून बलेगा चंद लम्हात खामोशी से कुछ सोचती रहीं और फिर उस कुर्सी से उठकर एक सोफे पर जा बैठी। वाकई तुमने ऐसा किया है और मैं इस बात की मोतरफ हूँ। बहरहाल हारिस शाह जिस गलतफहमी का शिकार हुआ है वो भी मेरे लिए कार आमद ही है, बल्कि एक खुशखबरी है, और तशवीश सिर्फ ये है कि असली आतिफ कमाल कहाँ गया, खुदा जाने, और इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। तो फिर लेकिन ठहरो, तुम कह रहे थे कि ज़ाहिद फराज उनका आदमी है। जी हाँ, और मैं आपको इसका सबूत दे सकता हूँ। हाँ, मैं सबूत चाहती हूँ। तो फिर आप मसहरी पर लेट जाइए और इस तरह बेसुध हो जाइए जैसे मैंने आपको कत्ल कर दिया हो, और तरीका कत्ल आपको गला घोंट कर मारना था, और मैं आपके चेहरे पर तकिया रखे देता हूँ और आप बिल्कुल सांस बंद कर दीजिएगा। ज़ाहिद फराज को बुलाकर आपकी खिलाश दिखाई देता हूँ। गुड, अच्छा आइडिया है, ऐसा कर लो, खातून बलेगा ने कहा, और मैं इस सिलसिले में अमल करने लगा। खातून बलेगा को मैंने उस तरह बेतरतीब करके मसहरी पर लटा दिया कि वो बिल्कुल ही बेसुध मालूम हो, और उसके बाद मैं दरवाजे पर जा पहुंचा और जिसकी प्लेटें मैंने खातून बलेगा की हिदायत पर दीवार में लगा हुआ स्विच नीचे करके हटा दी और उसके बाद दरवाज़ा खोल दिया। मैं वहशतज़दा अंदाज में इधर उधर देखने लगा और ज़ाहिद फराज उसी सतून की आड़ से निकल कर मेरे सामने आ गया। कहो दोस्त, क्या खबर लाए? अंदर जाओ, मैंने कहा, और वो खुद दरवाजे की तरफ मुड़ गया। ज़ाहिद फराज बेख्तियाराना अंदाज में अंदर आ गया था और खातून बलेगा की मसहरी पर उसने नज़र डाली और फिर इसकी हलक से मसरत आवाज़ निकली, तो तुमने अपना काम मुकम्मल कर लिया मंसूर? हाँ, देख लिया। हारिस शाह के कहने के मुताबिक मैंने खातून बलेगा को हलाक कर दिया है, लेकिन अब मेरे तहफ़्फ़ुज़ का बंदोबस्त भी कर दिया जाए। तुम हारिस शाह को नहीं जानते मंसूर, वो दोस्तों का बेहतरीन दोस्त और दुश्मनों का बदतरीन दुश्मन है। खातून बलेगा की मौत से तेहरान में एक तूफ़ान बर्पा हो जाएगा और इस वक्त उसकी कातिल की तलाश के लिए पुलिस हर वो कार्रवाई करेगी जो हो सकती है, मगर तुम मुतमिन रहो, हारिस शाह तुम्हारा हर तरह से तहफ़्फ़ुज़ करेगा। खातून बलेगा बेसुध पड़ी हुई थी और ये अल्फाज कम अज़ कम मेरी पोजीशन मुकम्मल तौर पर साफ कर देते थे। चुनाचा ज़ाहिद फराज मेरे बाजू पकड़कर दरवाजे की जान बढ़ गया, लेकिन अभी ज़ाहिद फराज दरवाजे तक पहुंचा भी नहीं था कि अकब से खातून बलेगा की आवाज़ सुनाई दी, बस रुक जाओ। उस आवाज़ ने मुझ पर तो कोई असर नहीं किया था, लेकिन ज़ाहिद फराज इस तरह पलटा जैसे अकब से गोली लगी हो। उसने पलट कर खातून बलेगा को देखा। खातून बलेगा एक अजीब सा साखत का पिस्तौल हाथ में लिए खड़ी थी और ये पिस्तौल यकीनन उनकी मसहरी की किसी दराज ही में मौजूद होगा। हमें ज़रा बराबर आहट नहीं मिली थी और खातून बलेगा ने अपना काम कर दिखाया था और उसकी नाल तकरीबन 2 इंच चौड़ी थी और पिछला हिस्सा भी चौड़ा था। खातून बलेगा ने पिस्तौल के इशारे से मुझे एक तरफ हटने के लिए कहा और जो ही मैं ज़ाहिद फराज के नज़दीक से हटा उन्होंने फायर कर दिया। पिस्तौल से गोली की बजाय एक अजीब सा गुबार निकला और जिसने बरक रफ्तारी से बढ़कर ज़ाहिद फराज को अपनी लपेट में ले लिया, और फिर जब ज़ाहिद फराज के गिर्द से गुबार छटा तो मैंने ज़ाहिद फराज को स्लो मोशन में नीचे गिरते हुए देखा। यकीनन वो बेहोश कर देने वाला गुबार था। खातून बलेगा के चेहरे पर पत्थरों का सा सुकून नज़र आ रहा था और वो चंद लम्हात ज़ाहिद फराज को देखती रहीं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी और पाँव की ठोकर से उसे सीधा कर दिया और फिर वो मेरी तरफ रुख करके बोली, तुम्हारा शुक्रिया मंसूर, और मैं इस बात पर यकीन रखती हूँ कि इस वक्त तुमने मेरी ज़िंदगी बचाई है। लेकिन ये हारिस शाह, उसने ना सिर्फ अपनी बल्कि
अपने साथियों की ज़िंदगी का चिराग गुल कर लिया है, अब उसे कौन मेरे हाथों से बचा सकता है। खातून बोलेगा, और मैंने यह हकीर सी खिदमत अंजाम देकर अगर वाकई आपके लिए कुछ कर दिया है तो इसके एवज़ अल्लाह के वास्ते मुझे ईरान से निकालने का बंदोबस्त कर दीजिए। इत्मीनान से बैठो, अगर कोई ख़तरा महसूस करते हो तो एक बार फिर इस कमरे को साउंड प्रूफ कर दो, इसके हाथ पांव कस कर बांध दो। और मैंने ज़ाद फराज के बारे में खातून बलेगा से पूछा और वो जहरीले अंदाज में मुस्कुरा दी। हाथ पांव, और ये कम अज़ कम एक हफ्ते तक अपने बदन को जुम्बश भी नहीं दे सकेगा, पड़ा रहने दो बदबख्त को इसी तरह, उन्होंने नफ़रत भरे लहजे में कहा। और मैं आगे बढ़कर उनके इशारे पर एक सोफे पर बैठ गया। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मुझे मेरे बदतरीन दुश्मन से ना सिर्फ बचाया बल्कि इस हकीकत का इजहार भी कर दिया जो बहुत दिनों से मेरे दिल में मचल रही थी। बराह कर मुझे अपने उस राज के बारे में कुछ न बताइएगा खातून, मैं वैसे भी एक बेतअल्लक सा इंसान हूँ और इन मामलों से कोई तल्लक नहीं रखता। अगर आपने मुझे कुछ बता दिया तो मुमकिन है किसी दूसरे ज़रिए से आपकी इन बातों के अफशां हो जाने की होने के बाद आप मुझ पर हिशबा करने लगें। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने जा रही मंसूर, बस तुम्हारा शुक्रिया अदा करना था मुझे। हाँ, अभी तुमने कुछ अल्फाज कहे थे और कहा था कि तुम ईरान से बाहर जाना चाहते हो। जी हाँ, और यहाँ मैं ऐसे हालात में गिरफ़्तार हो गया हूँ कि मेरे लिए बड़ी मुश्किलात पेश आ गई हैं। अब आप देखिए ना, इतने बड़े बड़े लोगों से मैं बेवतन किस तरह नबर्द आजमा हो सकता हूँ, और आप किसी भी तरह मुझे ईरान से बाहर निकाल दीजिए। सिर्फ 24 घंटे सब्र कर लो और 24 घंटे के बाद मैं तुम्हारे पुरअसाइश सफ़र का बंदोबस्त कर दूंगी। तुम इत्मीनान रखो और तुम्हें यहाँ से निकलने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। ये 24 घंटे मेरे लिए कहीं मौत की सायत ना ले आएं। मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ कि किसी की ये जुर्रत नहीं हो सकती। हाँ, इन जैसी काली भेड़ों से मुझे ख़तरा ज़रूर है। ये बेशक मेरा कदीम मुलाज़म है और पता नहीं वही है या किसी ने उसका मेकअप किया हुआ है। तुम्हारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ एक तय खाना मौजूद है जिसमें तुम इत्मीनान से वक्त गुजार सकोगे, सिर्फ 24 घंटे। और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि 24 घंटे के बाद तुम्हें तुम्हारे इस एहसान का सिला दे दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया खातून, आपने मेरे बदन में नई ज़िंदगी दौड़ा दी। और मैंने कहा और खातून बोलेगा कुछ सोचने लगी। फिर उन्होंने मुझे उंगली से उठने का इशारा किया और मैं अपनी जगह से उठकर उनके साथ साथ चलने लगा। वो अपनी ख्वाबगाह के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गई जहां दीवार के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन दीवार पर अवीज़ां एक तस्वीर पर उंगली रखकर खातून बलेगा ने उस दीवार में एक शगाफ पैदा कर दिया। और ये शगाफ उसी तय खाने का एक रास्ता था जिसका वो मुझसे जिक्र कर चुकी थी। थोड़ी देर के बाद मुझे एक इंतहाई आरामदाह एयर कंडीशन ख्वाबगाह में पहुँचा दिया गया जहाँ मुलहक्का गुसल खाना भी था और आराम के लिए नफीस किस्म की मसहरी भी थी। तुम्हारी हर तरह से निगहदाश्त की जाएगी। 24 घंटे हर तरह के खौफ से आज़ाद होकर गुजारो और उसके बाद तुम्हें ईरान से निजात मिल जाएगी। मैं अब चलती हूँ, खातून बलेगा ने कहा और मैंने गर्दन हिला दी। थोड़ी देर के बाद तहखाने का दरवाज़ा बंद हो गया और मैंने अपने उस नए कैद खाने को देखा और उसके बाद बसहरी पर दराज हो गया। लेटते ही जहन पर ख्यालात का हमला होने लगा, लेकिन उस वक़्त मैंने अपनी कुव्वत इरादी से काम लेकर जहन को इन ख्यालात के दिल से आज़ाद कर लिया। और ये ख्यालात तो उस वक़्त तक पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक जहन सोचने समझने की सलाहियत रखता है। चुनाचा अपने आप को हर किस्म के ख़तरा से बेनियाज करके सिर्फ आराम करना था और मैं आराम करता रहा। थोड़ी देर के बाद नींद आ गई। जब जागा तो दिन के 11 बज रहे थे। भूख लग रही थी। खातून बलेगा ने मुझे 24 घंटे का वक्त दिया है और इन 24 घंटों में से 11 घंटे गुजर चुके थे और अभी तो बहुत वक्त बाकी था। चुनाचा अपने लिए कोई दिलचस्प मशगला तलाश करना ज़रूरी था ताकि वक्त गुजर सके। और गुस्ल वगैरह करके मैं इंतज़ार करने लगा कि शायद खातून बलेगा मेरे लिए नाश्ता वगैरह का बंदोबस्त करें। तय खाने में सिर्फ गुस्ल खाना था या फिर आराम करने की जगह। एक अलमारी पर कुछ किताबें भी रखी हुई थी। खाने पीने का बंदोबस्त बाहर ही से हो सकता था और पता नहीं खातून बलेगा ने मेरे लिए नाश्ता क्यों नहीं भेजा। मुमकिन है मसरूफ़ हो गई हों और ये तो कोई अच्छी बात नहीं थी, लेकिन मरता क्या न करता और वक्त गुजारी के लिए किताबें टटोलने लगा और फिर उस तय खानों को पूरी तरह खंगाल डाला। कोई ख़ास चीज़ नहीं थी। जब 12:30 बज गए तो गुस्ल खाने में जाकर चुल्हों से पानी पिया और प्यास बुझाकर भूखे पेट मसहरी पर आ लेटा। शदीद जंजलाहट ज़हन पर तारी हो रही थी। अजीब मेज़बान थी ये औरत। कम अज़ कम वक्त को मेरे लिए नाश्ता वगैरह का तो बंदोबस्त करना चाहिए था। अब तो खाने का वक्त हो रहा था और मुमकिन है नाश्ता और खाना एक साथ ही मिल जाए। ज़ाहिर है कि अपने दुश्मनों से वाकिफ़ होने के बाद
وہ ان کے ساتھ مصروف ہو گئی ہوگی۔ انتظار اور صرف انتظار، اور 2:30 بجے کے قریب ایک بار پھر غسل خانے میں داخل ہوا اور پانی پی کر پیاس بجھائی، لیکن نہ جانے کیوں دل کو ایک عجیب سی بے چینی کا احساس ہونے لگا، اور خاتون بلیگا کی مسلسل گمشدگی کیا معنی رکھتی ہے؟ 24 گھنٹے تک کیا وہ مجھے بھوکا ہی رکھے گی؟ میں انتظار کرتا رہا، اور اب تو مجھ پر نکاحسی طاری ہونے لگی، یہاں تک کہ رات کے تقریباً 10 بج گئے، اور اب کیفیت یہ تھی کہ پورے بدن پر سنسناہٹ طاری تھی، اور پانی پینے کی کوشش کی تو متلی سی ہونے لگی۔ چنانچہ اب پانی پینا بھی ممکن نہیں رہا۔ خاتون بلیگا اگر میرے سامنے آئی تو کم از کم اس کی شکل پر تھوک ضرور دوں گا، اور میں نے غصیلے انداز میں فیصلہ کیا۔ 11:30 12 اور پھر ایک 24 گھنٹے پورے ہو چکے تھے، اور ان 24 گھنٹے میں ایک کھیل بھی میرے منہ میں نہیں گئی تھی۔ میں اب خاتون بلیگا کو کوسنے کا سلسلہ بھی ترک کر چکا تھا، اور نہ جانے کیوں مجھ پر ایک خوف سا طاری ہو گیا۔ خاتون بلیگا کے علاوہ کسی اور کو یہ بات نہیں معلوم کہ میں تہہ خانے میں قید ہوں، اور تہہ خانے کا راستہ بھی مجھے نہیں معلوم تھا۔ اگر خاتون بلیگا کسی وجہ سے مصروف ہو کر مجھے بھول گئی تو کیا ہوگا؟ تو کیا اسی تہہ خانے میں دم توڑ دینا پڑے گا؟ نیند آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور پھر 4 بج گئے، اور اب مجھ پر ہیجان سا طاری ہونے لگا۔ میں تہہ خانے کے دروازے کے پاس پہنچا اور اسے کھولنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن مشینی دروازے اس آسانی سے تو نہیں کھل جاتے۔ پتہ نہیں اندر سے اس دروازے کو کھولنے کا کوئی نظام بھی تھا یا نہیں، اور میں اپنی سی ہر کوشش کر چکا تھا، لیکن دروازہ ٹا سے مس بھی نہیں ہوتا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ خاتون بلیفا نے اس عمارت میں اپنے تحفظ کا معقول بندوبست کر رکھا ہے۔ اس ساؤنڈ پروف کمرے کو دیکھ کر اس بات کا یقین ہو جاتا تھا کہ تہہ خانے تک کسی اور کا پہنچنا ممکن نہیں، لیکن اب جتنا وقت گزر چکا تھا اس کے تحت اب یہ اندازہ لگانے میں کوئی دقت نہیں ہو رہی تھی کہ یا تو خاتون بلیگا تہریان سے کہیں باہر چلی گئیں یا پھر کسی حادثے کا شکار ہو گئیں۔ لیکن اگر وہ کسی حادثے کا شکار بھی ہوئی بھی ہے، یا کسی بہت ہی اہم سلسلے میں مصروف ہو بھی گئی ہے، تو میرا کیا ہوگا؟ اور کیا میں اسی تہہ خانے میں سسک کر مروں گا؟ تہہ خانہ ایئر کنڈیشن تھا، ایئر کنڈیشن برابر چل رہا تھا، جس کی وجہ سے اندر کی فضا معتدل تھی، ورنہ شاید دم گھٹ کر ہی میں مر جاتا، کیونکہ ایئر کنڈیشن ہونے کی وجہ سے کوئی ایسا رکھنا نہیں چھوڑا گیا تھا جس سے نکاسی کے راستے کا کوئی اندازہ بھی لگایا جا سکے۔ صرف کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی تھی جو وقت کا احساس دلا رہی تھی، بشرطے کہ دن اور رات کو یاد رکھا جا سکے۔ ساری رات گزر گئی اور پھر تقریباً صبح کے 7 بج گئے۔ اب میرے ذہن نے سواد دینا چھوڑ دیا۔ عجیب طرح کے خیالات آ رہے تھے، اور کبھی کوہ کاف کی وادیوں کی سیر کرنے لگتا، اور کبھی جہنم زار نگاہوں کے سامنے آ جاتا۔ سوچنے سمجھنے کی قوتیں سلب ہوتی جا رہی تھی، شدید نکاہت آنکھوں بند کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ وقت گزرتا رہا اور میں سحری پر اتر کر اب زمین پر آ پڑا تھا، اور کافی دیر تک زمین پر لوٹے لگاتا رہا۔ بھوک جب ناقابل برداشت ہو گئی تو پھر ایک بار غسل خانے کی طرف کا رخ کیا۔ پانی کا البتہ معقول انتظام تھا۔ چند چلو پانی پیا تو غسل خانے کے فرش پر ہی لیٹ جانے کو جی چاہا، اور میں نے اپنی اسی بات کو نظر انداز نہیں کیا اور کپڑوں سمیت غسل خانے کی فرش پر لیٹ گیا۔ پھر مزید وحشت اٹھی تو شاور کھول دیا۔ ٹھنڈے پانی کی پھواریں میرے بدن پر پڑنے لگی، اور یہ پھواریں مجھے بار بار چونکا دیتی تھیں۔ ذہن تو سونے کی کوشش کر رہا تھا، شاید جان کنی کی کیفیت طاری ہو گئی تھی، اور وہ دن بھی رفتہ رفتہ گزر گیا، اور پھر رات کے تقریباً 8:30 بجے تھے جب میں نے اپنی بھرپور قوتیں مجتمع کر کے چیخنا چلانا شروع کر دیا، اور میں بری طرح مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ ان الفاظ کا میرے ذہن سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ میرا ذہن تو سوچنے سمجھنے کی قوت ہی نہیں رکھتا تھا۔ آواز بھی شاید چڑیا کی چوں چوں کی طرح نکل رہی تھی، کیونکہ حلق میں چیخنے کی سبقت ہی کہاں تھی۔ بڑی عجیب سی موت مقدر میں لکھی تھی جس کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ غسل خانے سے باہر نکل آیا اور کمرے کے فرش پر پڑا ہوا تھا۔ بار بار ہاتھ پیروں میں اینٹھیں ہونے لگتی، اور جان ہاتھ پیروں کے راستے باہر نکل رہی تھی، اور پھر نہ جانے کیا ہوا، ہاتھ ہی کسی کے شے پر پڑا تھا، اور اس کے بعد ایک عجیب سی بو نتھنوں سے ٹکرائی، اور آنکھیں شاید خود بخود کھل گئی تھی، ورنہ انہیں کھولنے میں میری قوت ارادی کو کوئی دخل نہیں تھا، اور اس کے بعد جو کچھ نظر آیا اس وقت وہی نظر آنا چاہیے تھا۔ میرے نزدیک ایک تھال رکھا ہوا تھا جس میں بھنا ہوا مرغ اور کچھ سلائس اور چائے کے برتن رکھے ہوئے تھے، اور اس وقت ان کے علاوہ اور کیا تصور میں آ سکتا تھا۔ میں پرمسرت نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا، اور اب 2 نادیدہ ہاتھ میرے چہرے کی طرف
بڑھنے لگے اور مرغ کی ران میرے منہ میں ٹھونس دیں گے اور پھر میں اسے چبا جاؤں گا۔ اسی طرح اور اس طرح میرا منہ چلنے لگا اور پھر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں کسی مرغ کی ران چبا رہا ہوں، اور میں نے ران چبا کر معدے میں اتاری اور کچھ تقویت کا سا احساس ہوا، اور پھر میں مزید گوشت کھاتا رہا۔ اس کے بعد سلائس کا ایک ٹکڑا بھی میرے منہ میں آ گیا اور معدے میں حیرت انگیز طور پر توانائی پیدا ہونے لگی، اور اس توانائی نے ہوش و حواس کسی حد تک بحال کیے، حالانکہ یہ صرف ایک تصور تھا، ایک خواب تھا جو میں دیکھ رہا تھا، اور معدے کی توانائی نے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ یہ ثواب کیسا تھا۔ میں نے دونوں ہاتھ زمین پر ٹکائے اور اٹھ کر بیٹھ گیا، اور یقین نہ کرنے والی بات تھی، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر تہہ خانے کے دروازے کی سمت دیکھا۔ یہ کون کرم فرما رہا تھا جو میرے لیے یہ خوان نعمت پہنچا گیا تھا؟ ہاں، یہ سب کچھ غلط نہیں تھا، اور میرے سامنے بڑی سی ٹرے رکھی ہوئی تھی، خوبصورت کیتلی سے بھاپ اٹھ رہی تھی، اور مرغ مسلم کا بہت بڑا حصہ ابھی پلیٹ میں موجود تھا، لیکن تہہ خانے کا دروازہ بدستور بند تھا اور کھولنے والی کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ یہ ساری باتیں بھلا اس وقت سوچنے کی کہاں تھی؟ میں تو اس مرغ کو دیکھ کر ہی فرط مسرت سے پاگل ہو گیا تھا، اور پھر اتنی مختصر مدت میں پورا مرغ مسلم ایک درجن سلائس کے ہضم کر جانے کا ریکارڈ ہی قائم کیا تھا میں نے۔